एलिफेंट केमिस्ट्री फॉर नीट एंड जेईई। और आज हम देखने वाले हैं हमारा 10th लेक्चर, जहां पे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा था। वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन था, उसे हम रिमूव कर रहे थे उस शेल से, और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, और उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट फिनोमेना है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन अंदर डालना है वैलेंस शेल के लास्ट ऑर्बिटल के, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का गेन कहते हैं। एनर्जी का फॉर्म है इलेक्ट्रॉन गेन करने का। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्सॉर्ब, मतलब एनर्जी तो बाहर पड़ेगी सिस्टम से, या सिस्टम में एनर्जी सराउंडिंग से लेगी, ठीक है, तो रिलीज्ड एंड और एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। वहां पे भी हमने आइसोलेटेड ही पढ़ा था। आइसोलेट मतलब सिंगल, उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं, ठीक है। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसे कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वहां पे भी हमने सेम डेफिनेशन देखा था, बस वहां पे डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रॉन हम रिलीज कर रहे थे, ठीक है, सिस्टम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो, अगर मैं हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल लेना चाहूं तो एक्स मान लो कि मेरा एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, डालना है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद एक्स इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा, कोई भी स्पेसीज जब इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, अगर ये न्यूट्रल स्पेसीज है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, तो वो हमेशा अपने ऊपर एनायन तैयार करेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एनायन फॉर्मेशन, या निगेटिव चार्ज खुद पर रखना, प्लस यहां पे एनर्जी रिलीज हुई, मान लो एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब एक तो ये एनर्जी रिलीज होगी या यहाँ पे एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, दो फिनोमेना है। हमने उस दिन भी पढ़ा था, अगर एनर्जी देखो, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब सिस्टम से बाहर पड़ रही है, तो हम उसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और अगर सिस्टम में एनर्जी आ रही है तो हम उसको एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये क्या करता है, ये एनर्जी एब्सॉर्ब भी करता है और रिलीज भी करता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है एंड एंडोथर्मिक भी हो सकता है। हमें आगे देखना है कहां पे एंडोथर्मिक होगा, कहां पे एक्सोथर्मिक होगा। पर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद हमारा फॉर्मेशन जो होता है स्पेसिस का, वो होता है एनायन का, ठीक है। एक तो फिर एनर्जी रिलीज करेगी, ये यहाँ पे एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। अब देनी कहां पड़ेगी, रिलीज कहां करेगी, ये हमें देखना है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहां पे सोडियम लिया, Na, ये एग्जांपल हमने 2-3 बार देखा है, सेम एग्जांपल है, बस कंसेप्ट डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p 6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक और इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं इसकी 1 2 3, यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पे डालूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन में अगर सोडियम को दूं, तो सोडियम निगेटिव चार्ज खुद पर रखेगा। अगर सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो खुद पे निगेटिव चार्ज रखेगा। और जहां पे हम बात करते हैं मेटल्स की, ये कौन से है, अल्कली मेटल्स है, ठीक है। अगर अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मैं बात करूं, या किसी भी मेटल की मैं बात करूं, तो मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पे तो मैं निगेटिव बना रहा हूं, मतलब ये फेवरेबल है नहीं, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। एनर्जी रिलीज कौन करता है, जो स्टेबल होता है, जो खुद की एनर्जी डिक्रीज करता है, और खुद की एनर्जी डिक्रीज करने के लिए खुद के अंदर की एनर्जी वो बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है नहीं,
क्योंकि सोडियम मेटल है, मेटल सारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यह खुद पे निगेटिव लूज करने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखता। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोसेस, इसको एनर्जी आपको देना पड़ेगा, इसको आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये नहीं चाहता आपके साथ रहे और आप उसको मतलब साथ रहने के लिए मजबूर कर रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके साथ जबरदस्ती हो रही है और जबरदस्ती के तौर पे इसको एनर्जी क्या करनी पड़ रही है, फिर आपको देनी पड़ रही है। अगर ये जबरदस्ती ना होती तो ये खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो इसको एनर्जी देने की जरूरत ना होती, ये लेता, ठीक है। तो जब सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम को किस तरह का किस टाइप का प्रोसेस शो करेगा, फिर ये एनर्जी देगा नहीं, ठीक है। ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसको फोर्स कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये प्रोसेस शो करेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हम दे रहे हैं। अब मैं मान लो यहीं पे बात करता हूं क्लोरीन की बात करता हूं। सोडियम में ही मैं यहाँ पे क्लोरीन निकालूंगा। क्लोरीन देखो, या मैं फ्लोरीन लूं, सिंपल एग्जांपल है। फ्लोरीन लिया मैंने, फ्लोरीन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कम है, चाहिए 8 है 7, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब F से F माइनस ज्यादा स्टेबल है, F से F माइनस ज्यादा स्टेबल है। इसी का मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्लोरीन F माइनस बनेगा। मान लो F पे एक इलेक्ट्रॉन लिया और F माइनस बनाया, तो ये जो बनने वाला F माइनस है ये मोर स्टेबल बनेगा, और ये मोर स्टेबल बनेगा, इसी का मतलब है एनर्जी को लूज करेगा। और यहाँ पे मैं अगर फ्लोरीन नॉन मेटल फ्लोरीन की बात कर रहा हूं तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करेगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि कहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस शो होगा, कहां पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो होगा। सोडियम मेटल किस टाइप का बिहेवियर शो करेगा, फ्लोरीन नॉन मेटल्स किस टाइप का बिहेवियर शो करेंगे, एंड इट्स डेफिनेशन, ठीक है। तो आगे का देखो, इसके आगे एक हमारे पास नई टर्म आती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सक्सेसिव का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलूंगा, इसके बाद हम ज्यादा एग्जांपल करेंगे जब हम ट्रेंड्स देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। अभी तो ट्रेंड में मैं सारे टेबल्स, ग्रुप्स एंड जो हमारे पीरियड्स है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलूंगा, और जहां पे मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल मुझे देना है वहां पे मैं दूंगा। जैसे ऑक्सीजन का मैं अब करवाने वाला हूँ, प्रीवियस जेई का क्वेश्चन है, ईयर मुझे याद नहीं, ठीक। तो देखो, अब मान लो वहां पे जब हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी तो वहां पे भी हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी। इसका मतलब क्या, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस तरह से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन। डेल्टा का मतलब चेंज क्यों लेते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब होता है एनर्जी हीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें देखनी है। मैंने सेम एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे एक्स का, एक्स लिया मैंने, प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन डाला, एक्स माइनस हुआ। यहाँ पे जो मेरा डेल्टा EgH है वो एक तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर इसने एनर्जी, मान लो एनर्जी रिलीज की, एनर्जी अगर इसने रिलीज की तो निगेटिव होगा, इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। इसके नेचर पे डिपेंड करेगा ये कैसा होगा। पर जब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो देखो यहां पे अब मैं जब इलेक्ट्रॉन लूंगा तब मुझे ऐड करना है एनायन में। कहां पे ऐड करना है, एनायन में ऐड करना है, ठीक है। तो ये वाले एनायन में मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। इस फर्स्ट प्रोसेस में हम न्यूट्रल स्पेसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है,
यहां से ही एक नीट का क्वेश्चन आया था, जेई का, सॉरी नीट का नहीं, जेई का आया था शायद 2017 ऐसा कुछ ईयर है। तो यही मैं x माइनस ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाला, अब x माइनस 2 हो जाएगा, x2 माइनस, ठीक है। तो ये जो डेल्टा Eg होता है ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। ये याद रखो चीज कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी सेकंड वाली, ठीक है। फर्स्ट एक तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। पर जो सेकंड होता है वो हमेशा के लिए ही पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, देखो इसका रीजन क्या है। जब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर रहा हूं तो ये एनायन में ऐड कर रहा हूं, और एनायन का खुद का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, देखो निगेटिव रिपेल करेगा, और ड्यू टू रिपल्शन क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन हमें वी हैव टू गिव एनर्जी टू दिस सिस्टम, ठीक है। हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, वी हैव टू गिव एनर्जी, हमें यहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। किस लिए, ये इलेक्ट्रॉन x माइनस ने एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहाँ पे इसको एनर्जी देनी है, और इसी को कहते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब हम सेकंड की बात करते हैं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, तो हमेशा के लिए मेरी जो सेकंड और उससे आगे वाली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। सेकंड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लेता नहीं, रेयर केसेस है जहां पे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है। तो देखो यहां पे एक चीज याद रखो कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन मेरी एंथैल्पी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स निगेटिव रखते हैं। कुछ जो मेटल्स होते हैं या हैलोजेंस जो होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो खुद को इलेक्ट्रॉन लेना की टेंडेंसी नहीं रखते, वही खुद को पॉजिटिव या कम निगेटिव रखते हैं। पर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डेल्टा EgH की वैल्यू निगेटिव ही रखते हैं, ठीक है। तो जो एग्जांपल आपके जेई में आया था वो एग्जांपल मैं लूंगा यहाँ पे, सेम एग्जांपल है, ठीक है। सेम यहाँ पे x की जगह पे बस हमको ऑक्सीजन लेना है, और उन्होंने पूछा था कि ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव है, वैल्यू दी थी उन्होंने, और ऑक्सीजन की सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की भी वैल्यू दी उन्होंने पॉजिटिव केस में, और उन्होंने बस इतना पूछा था कि बताओ क्यों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की पॉजिटिव है। तो क्यों है हमको अभी पता चला कि इलेक्ट्रॉन एंड एनायन इन दोनों के रिपल्शन की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे मेरे शेल्स में, ठीक है, मेरे एटम में, तो वो जो पहले से इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन और क्राउड को मतलब इजीली आने नहीं देते। हमें अगर यहाँ पे फोर्सफुली उसको डालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ऑलवेज पॉजिटिव। ऑक्सीजन का केस जो था वो कुछ इस तरह से था, ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन दिया, O नेगेटिव बना, ये मैंने ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में लिया, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, और इस एनर्जी को हमने कहा डेल्टा EgH, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और कितनी रिलीज हुई, -141, नियरली रैंडम वैल्यूज है, ठीक है। किलो जूल मोल इनवर्स, ये है इसका यूनिट, किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने ऑक्सीजन लिया, फिर से O नेगेटिव लिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे O2 नेगेटिव बना, और कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे देनी पड़ी या लेनी पड़ी, और उस एनर्जी की वैल्यू उन्होंने गिवन दी थी डेल्टा EgH इज इक्वल टू प्लस में वैल्यू थी +76 किलो जूल होल इनवर्स, ठीक, मतलब 786 किलो जूल होल इनवर्स थी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरी नेगेटिव में है, ठीक है। तो देखो इन दोनों वैल्यू से उन्होंने पूछा था कि वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है हमने अभी देखा, जब मैं किसी
एनायन के क्लाउड के बारे में बात करता हूं या इलेक्ट्रॉन के दोनों के एडिशन के बारे में बात करता हूं, तो निगेटिव चार्ज रिपल्शन करेगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन की वजह से ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। और वहां पे हम क्या करते हैं कि कहते हैं कि इसको हम एनर्जी देना पड़ेगा, हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगा तभी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड ऑक्सीजन की क्या है, पॉजिटिव है। और इसका रीजन क्या है, एनायन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन की वजह से हम वो इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं लेता और उस इलेक्ट्रॉन की ना लेने की वजह से हमें उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां तक तो हो गई कि बेसिक कंसेप्ट सक्सेसिव एनर्जी क्या थी। उसके बाद देखो कौन कौन से फैक्टर हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को गवर्न करते हैं। जहां पे हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी थी वहां पे हमने फैक्टर देखे थे। ठीक है, यहाँ पे हमें फैक्टर कम है, 3 ही फैक्टर देखने हैं, बस वही फैक्टर है पर 3 है। सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्ट। अब मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा, जेड इफेक्ट हमने अब तक 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, जेड इफेक्ट सबको पता है, इसका मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा। डेल्टा EGH, जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तब डेल्टा EGH बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा EGH मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा। जेड इफेक्ट मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, इसी का मतलब साइज जिस तरह से घटती है, साइज जिस तरह से छोटी होती है, जेड इफेक्ट का मतलब, जेड इफेक्ट का मतलब उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल उसके इलेक्ट्रॉन्स पे कितना है, और उसके इलेक्ट्रॉन्स पे जितना ज्यादा कंट्रोल उतना उसका साइज छोटा, उतनी उसकी एटॉमिक रेडियस छोटी, और एटॉमिक रेडियस छोटी होना और जेड इफेक्ट बढ़ना एक ही बात है। इसी का मतलब जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा एंड डेल्टा EGH का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो सबसे पहला फैक्टर है मेरा जेड इफेक्ट, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। मेरा सेकंड इफेक्ट है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अब क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जिस तरह से मेरी बढ़ेगी, मेरी डेल्टा EGH की वैल्यू घटेगी। ठीक, मेरी डेल्टा EGH की वैल्यू घटेगी। देखो मेरी एटॉमिक रेडियस जिस तरह से बढ़ती है उस तरह से मेरा डेल्टा EGH का वैल्यू घटता है। और मेरी जो थर्ड फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहां पे भी वही पैटर्न लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहाँ पे हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड की बात करूं तो ये जो यस है एंड ये यस, ये पी, ये पी, पी पी, 1 2 3, 1 2 3। देखो ये जो हाफ फील्ड है यहाँ पे एंड फुल फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो खुद में इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाहेंगे। अब मैं अगर सिर्फ हाफ फील्ड की बात करूं, मैंने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये फुल फील्ड बन जाएगा। पर अगर मैं इसकी बात करूं पी की, अगर मैंने पी में इलेक्ट्रॉन डाला तो ये हो जाएगा इस तरह से, और पी में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डाला, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या, इन दोनों के एनर्जी के ऑर्डर अगर मैं देखूं तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इससे ये ज्यादा स्टेबल है। और हम सारी की सारी केमिस्ट्री स्टेबिलिटी के बेसिस पर पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो स्टेबल है वो प्रीफर करेगा, जो स्टेबल नहीं है वो प्रीफर नहीं करेगा। तो जब इस तरह से केसेस आएंगे, तो मेरी जो डेल्टा EG की वैल्यू है वो कम होगी, लेस निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर केस आएंगे तो मेरी डेल्टा EG की वैल्यू एक तो पॉजिटिव रहेगी, या लेस निगेटिव रहेगी, या पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आ गया, मैंने क्या किया, डी लिया, सेम यहां पे भी मैंने डी लिया, यहां पे हाफ फील्ड बनाया, यहां पे फुल फील्ड बनाया, और सेम मैंने नीचे एफ का भी बनाया, 7 डब्बे। ठीक है, तो जहां पे भी मेरी हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होगी वहां पे मेरी वैल्यू जो होगी वो लेस निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम फुल फील्ड है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, ठीक है, इसका जो डुप्लेट है, डुप्लेट इसका कंप्लीट है। और हम क्या कहते हैं कि जो नोबल गैसेस है वो मोर स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और जो रिएक्ट नहीं करता वो इलेक्ट्रॉन ना तो लेगा ना तो देगा।
तो देखो अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो आपको इसको फोर्सफुली ही इलेक्ट्रॉन देना होगा। ये खुद से इलेक्ट्रॉन तो लेने वाला है नहीं, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है 1s 2 के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है, जहां पे इसकी n की वैल्यू ही बदल रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है, और ये हर कोई प्रिफर नहीं करता। कब तक नहीं करेगा? जब तक इसे कोई लालच नहीं मिलता, एनर्जी का लालच नहीं मिलता, तब तक हम हमारी लिमिट्स एक्सपांड नहीं करते। ठीक है, तो हेलियम का जो एन वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज करेगा और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन एक डाला तो ठीक है। तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं इनकी हमेशा के लिए देखो ऑलवेज इन नोबल गैसेस डेल्टा EgH की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। देखो ठीक है, दिमाग में रख लो, डाल लो दिमाग के अंदर कि ऑलवेज जो नोबल गैसेस है उनकी डेल्टा Eg चेंज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, अब ये तो हो गए 3 फैक्टर। सबसे पहला है जेड इफेक्ट। जिस तरह से जेड इफेक्ट बढ़ता है डेल्टा EgH की वैल्यू बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, डेल्टा EgH की वैल्यू घटती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पे हाफ फील्ड होता है एंड फुल फील्ड होता है, वहां पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव होती है या नियरली पॉजिटिव या जीरो की तरफ होती है, जैसे बेरिलियम जीरो होता है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे ट्रेंड्स सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। देखो ट्रेंड्स पे जाने के पहले मुझे थोड़ा सा नोट बताना है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को बहुत से लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करके भी पढ़ाते हैं। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर बोथ डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, इसका और उसका ताल्लुकात कुछ भी नहीं है, दोनों डिफरेंट है। बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना होता है प्लस में अगर हुआ तो उसका माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। ये थोड़ा सा सेम है, बाकी दो एंटिटी डिफरेंट है। ठीक है, एक ही जगह पे हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज नियर बाय सेम है, एग्जैक्टली वैल्यू होती है साइन कन्वेंशन की वजह से। ठीक है, साइन कन्वेंशन ही चेंज होता है, पर ये दो टर्म अलग है। आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कोई पूछेगा तो आपको पॉजिटिव के टर्म में अगर वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही टर्म को आपको निगेटिव के टर्म में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जहां पे आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हो तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड्स तो वही मैटर करते हैं, पर वो टर्म जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो टर्म अलग है। एफिनिटी का मतलब होता है लविंग। ठीक है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली गेन करते हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका प्यार जाग उठता है। तो देखो ये दो टर्म अलग है, बस उनकी जो फेनोमेनॉन है वो एग्जैक्टली सेम है, इसलिए बहुत से लोग उसको एक जगह पे पढ़ते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिलेशन की, मान लो मेरी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा EgH मेरी -100 किलो जूल मोल यूनिवर्स है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो प्लस मतलब ये -100 किलो जूल मोल यूनिवर्स होती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी +100। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +100 है, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -100 है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, और इसका एक इक्वेशन भी आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT। ठीक, R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, T का मतलब होता है टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट, एंड T का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन भी हमारे पास आता है, इससे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एग्जैक्टली अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी निगेटिव रहेगी। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। इसके बाद मैं देखूंगा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के
ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड में किस तरह से, ठीक है, एक्सेप्शन के साथ हम उसको कवर करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे जनरल ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे हम। ट्रेंड्स किसके हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इन पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले देखो, मैं ग्रुप की अगर बात करूं, ग्रुप्स, ठीक है, कितने ग्रुप्स है हमारे पास? 18। अगर मैं ग्रुप की बात करूं और इसमें अगर मैं सबसे पहले ग्रुप की बात करूं, हाइड्रोजन हलीना की रब से, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन से अगर मैं सीजियम तक बात करूं तो देखो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी जो वैल्यूज होती है वो होती है -73, -60 से लेकर -46, ठीक। देखो जनरली ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में? टॉप टू बॉटम, और इसी को हम कह सकते हैं डाउन टू द ग्रुप। क्या होता है देखो, डाउन टू द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियस हमारी डाउन पे इंक्रीज कर जाती है, और हमने फैक्टर में देखा है एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मेरी एटॉमिक रेडियस नीचे इंक्रीज करती जा रही है, इसी का मतलब क्या है? मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पे डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। देखेंगे कुछ एक्सेप्शंस पे आएंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डाउन टू द ग्रुप क्या होगा फिर? यहाँ पे डेल्टा EGH डिक्रीज करेगी। ये हमारा जनरली ट्रेंड है, जनरली है, ठीक है, सब एलिमेंट्स के लिए लागू नहीं होता। जनरली का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए तो ये होता है, पर कुछ एलिमेंट्स के लिए नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा ग्रुप है हलीना की रब से, वहां पे देखो हाइड्रोजन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वो है -73, लिथियम की -60 है, मतलब 73 से कम हो रही है। हाइड्रोजन का साइज अगर इतना है तो लिथियम का उससे बड़ा है, सोडियम का थोड़ा उससे बड़ा, इसका पोटेशियम का बड़ा, देन सीजियम का बड़ा। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे n ऐड होता जा रहा है, ठीक है, एक नया शेल ऐड होता जा रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। इसके वजह से हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, और एटॉमिक रेडियस जब बढ़ती है तब हमारा डेल्टा EG की वैल्यू घटती है। सेम ट्रेंड हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे -60 है, यहाँ पे -53 है, यहाँ पे -47 एंड देन माइनस, ठीक है। अगर इसकी एक खादी वैल्यू कम ज्यादा हो गई तो देख लेना, बस नियर बाय वैल्यूज तो सेम ही है। यहाँ पे 48 एंड 47 है, -47, ठीक, मतलब 73, 60 यहां से कम हुई, यहां से भी कम हुई, यहां से भी कम हुई, यहां से भी कम हुई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम और डाउन टू द ग्रुप हमारी डेल्टा EG की वैल्यू घट रही है या डिक्रीजेस। और क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि हमारी एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, और एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EGH, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया मेरा फर्स्ट ग्रुप। अब मैं अगर सेकेंड ग्रुप की बात करूं, बेरियम, मा का सर बा, ठीक। अब देखो जो बेरियम मेरा है उसका एटॉमिक नंबर आता है 4। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो आता है 1s2 2s2 2s2 2s2। हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा थर्ड फैक्टर, जहां पे हमने पढ़ा कि जब भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड मतलब कंप्लीटली फील्ड आता है, ये कंप्लीटली फील्ड है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। अगर कंप्लीटली फील्ड है तो वहां पे मेरे जो डेल्टा EGH की वैल्यू है, एक तो ये प्लस होगी या लेस निगेटिव होगी। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यूज होती है इन ग्रुप की, वो सारी की सारी पॉजिटिव की वैल्यूज होती है, या इसी को हम 0 भी कहते हैं, ठीक है। तो इनकी माइनस वैल्यूज नहीं आती। ये क्यों नहीं आती? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर जो हमने अभी देखा है वो फैक्टर इनको गवर्न करता है। ये हो गई मेरा सेकंड ग्रुप। अगर मैं यहाँ पे थर्ड ग्रुप की बात करूं, सॉरी बोरॉन फैमिली की बात करूं, ठीक है, बाई गावात इंजेक्शन ये जो मेरा बोरॉन है, ये देखो इसकी वैल्यू इस तरह से है -83
एल्यूमिनियम का आता है -50 बयाली गावात, -36 इंजेक्शन, -29, इसका है -30। अब देखो जो मेरा बोरॉन से अगर आप जनरली देखोगे यहां से यहां तक टॉप टू बॉटम, तो मेरा ट्रेंड दिख रहा है, टॉप टू बॉटम मेरी डेल्टा जी की वैल्यू घट रही है, क्योंकि यहाँ पे -83 है। और एक चीज आप बोलोगे सर -83 एंड -30 जो मेरा टेलुरियम का दिया है एंड बोरॉन का दिया है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है? और जो मैथमेटिकली कंसेप्ट लगाएगा वो कहेगा कि सर -30 जो वैल्यू होती है वो -83 से बड़ी होती है। एग्जैक्टली सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप जीरो से माइनस से जीरो तक जाते हो और जीरो से प्लस में चले जाते हो, जिस तरह से आप इसको इस तरह से आते हो तो इस तरह की सारी वैल्यूज इससे पहले वाली वैल्यू से बड़ी हो जाती है। और पर यहाँ पे जो माइनस है वो सिर्फ हमें ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, माइनस का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी रिलीज करना। ठीक है, एनर्जी रिलीज करना। अगर माइनस दिया है तो इसका मतलब सिर्फ एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जो 83 है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू है, बस ये एनर्जी रिलीज कर रहा है इसलिए नेगेटिव। अगर यही एनर्जी गेन कर रहा होता तो इसको हम 83 लिखते। हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को कंपेयर करना है। ठीक है, निगेटिव वैल्यू जो है, निगेटिव साइन जो है, ये यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? एनर्जी डिफाइन करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। बहुत बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखो -83 का वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे और -30 कम है। टॉप टू बॉटम मेरी डेल्टा ई जी की वैल्यू घटेगी क्योंकि एटॉमिक रेडियस मेरा बढ़ रहा है, जो हमारा सेकंड फैक्टर था। सही है, पर यहाँ पे एक चीज देखो, इंडियम एंड टेलुरियम। ठीक है, यहाँ पे आपको बोरॉन सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर गैलियम होगा, ठीक है, फिर टेलुरियम होगा, देन होगा इंडियम। ठीक है, इक्वल टू। और ये ट्रेड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियम की वैल्यू कम होती है टेलुरियम से, तो ये कंसेप्ट है। इसके बाद देखो मेरा आगे वाला कार्बन फैमिली कशी गेली सून परभणीला, कशी गेली सून परभणीला। देखो कार्बन की जो वैल्यू है वो दी है 122। कुछ वैल्यूज मैंने एनसीईआरटी से ली है, कुछ वैल्यूज अटकिंस बोल के एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक आता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बॉक्स में दी है। ठीक है, तो मैं वहां से ये वैल्यूज ले रहा हूँ। थोड़ा सा डिजिट में वेरिएशन आ सकता है कहीं पे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा है, इतना मेमोराइज करना आसान नहीं होता। तो जो मेरा सिलिकॉन है, सिलिकॉन की मेरी वैल्यू है 119। जो जर्मेनियम है उसको हम 116 कहते हैं। टीन है, टीन की वैल्यू है 120 एंड देन पीबीएम लीड की वैल्यू है 101। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी एक सबसे ज्यादा है, उसके बाद टीन आएगा, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद जर्मेनियम आएगा, देन पीबी आएगा। ठीक है, जनरल ट्रेंड टॉप टू बॉटम हमारा फॉलो हो रहा है, पर कुछ वैल्यूज में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा SN, उसके बाद आएगा सिलिकॉन, उसके बाद आएगा जर्मेनियम एंड देन लास्ट इज द लीड, उसको हम पीबी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्बन फैमिली का ट्रेंड। ठीक है, अच्छा यहां तक तो ठीक है। आप देखो सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन है, ये तो नॉर्मल चीज है, पर जो बड़ा एक्सेप्शन है वो है नाइट्रोजन फैमिली। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो खुद का रंग है वो अलग हो जाता है और से। ठीक है, तो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन नाना पाटेकर ऑस्ट्रेलिया सोबत भिडला। जो नाइट्रोजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो वो है एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब देखो ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मतलब मोर स्टेबल। ठीक है, हाफ फील्ड का मतलब मोर स्टेबल, और सेम इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की तरह ही होगा, बस क्वांटम वैल्यूज जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज है वो चेंज होती रहेगी, n की वैल्यू वेरी करेगी। मैं इसको जनरली इस तरह से भी लिख सकता हूं, n ns np3 ns2, ठीक है, ns1। तो यह हो गया सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखो जो मेरी ये जो सारी की सारी p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली हाफ फील्ड है,
कंप्लीटली हाफ फील्ड है, जो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रोजन, इनमें सबसे अलग इसके फैमिली में भी नाइट्रोजन पड़ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका स्टेबल है, सभी हाफ फील्ड है, पर यहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसकी साइज भी सबसे छोटी होती है। साइज वेरी वेरी स्मॉल होने से, देखो स्मॉल होने से, साइज स्मॉल होने से क्या होता है, नाइट्रोजन का जो डेल्टा EgH का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव में आता है। और वो कितना पॉजिटिव होता है, देखो +31 होता है, +31 होता है, ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक। अब बाकी के फास्फोरस की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो नियरली -73 74 आएगा, इसका -77 है, टेल्यूरियम का -101 है, एंड देन बिस्मथ का 1110 है। तो ये जो सारा का सारा ट्रेंड है, बाकी के केस में हम टॉप टू बॉटम हमारी डेल्टा Eg की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी, जो नाइट्रोजन फैमिली है वहां पे सारी वैल्यूज इंक्रीज कर रही है टॉप टू बॉटम, ठीक है। क्यों टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव है +13 है, पर फास्फोरस -74 है, देन एस्टेटियम -77 है, सवेरियम 101 है, बिस्मथ 1110 है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, सबसे ज्यादा वैल्यूज किसकी है, बिस्मथ की है, देन Sp, देन As, देन P एंड देन नाइट्रोजन। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, और इसको आप इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। आप कहोगे सर ये नाइट्रोजन ने इस तरह से हरकत करी ही क्यों, नाइट्रोजन इस तरह से हरकत करने की दो वजह है। नाइट्रोजन की जो साइज है वो बहुत छोटी है, और नाइट्रोजन का जो शेल है वहां पे कंप्लीटली हाफ फील्ड है, दोनों चीजें एक साथ आके वो पॉजिटिव हो गया, और बाकी के ऊपर से आगे उनकी साइज जिस तरह से बढ़ने लगी उस तरह से उन्होंने एक्सेप्टेंस लाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे नीचे जाते ही हमारा डेल्टा EgH की वैल्यू जो हर एक केस में डिक्रीज हो रही थी, ये यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो जो मेरी ऑक्सीजन फैमिली है वो इंपॉर्टेंट है, एंड देन फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली देखो, ओसानिया, सेंटी, टेरिकोस, ऑक्सीजन फैमिली क्या कहती है, ओसानिया, सेंटी, टेरिकोस। अब मान लो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वहां पे नाइट्रोजन की जैसे साइज छोटी थी, यहाँ पे ऑक्सीजन की भी साइज छोटी है। एटॉमिक नंबर है मेरा 8 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4, ठीक। अब ये हाफ फील्ड नहीं है, इसी का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में ही होगी, पर कितनी होगी ये हमें देखना है, -141, ठीक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर अगर मैं यहाँ पे सल्फर की बात करूं तो -200 आता है, और उसके बाद क्या करेगा, ये यहां से डिक्रीज करता है। ऑक्सीजन से सल्फर जो मेरी वैल्यू है वो तो इंक्रीज कर गई, किसकी, डेल्टा EgH की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन से सल्फर पे इंक्रीज कर रही है, -141 से -200 हो रही है, पर आगे जो सेलेनियम की वैल्यू है ये डिक्रीज करेंगे, सारे तीनों के वैल्यू यहां से डिक्रीज करते रहेंगे। देखो सेलेनियम का जो वैल्यू है वो है -195, जो जनरल ट्रेंड है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, बस एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन एंड सल्फर पे। और यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यस, इसका भी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही है, जो ऑक्सीजन है उसका साइज छोटा है, इसीलिए वो क्या करता है, इससे वैल्यू कम शो करता है, ठीक है। तो जो मेरा टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम -90 है, एंड देन मेरा पोलोनियम जो 174 है, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि उसकी जितना जिसका साइज छोटा, अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की बात करूं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स उतने ही उसके पास, और वो इलेक्ट्रॉन उतने ही उसके पास है, रिपेल करनी चाहिए, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतनी एनर्जी वो बाहर नहीं देगा, क्योंकि इसको भी अभी जरूरत है, ठीक है, इसको भी जरूरत है, और इसकी साइज एक ही, उसका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको समझने के लिए ये है इसका साइज। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की साइज छोटी होती है, इसलिए यहां से ज्यादा वैल्यूज शो करते हैं। सेम कंसेप्ट जैसे ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में लगा है, ऑक्सीजन एंड सल्फर में लगा है, इस तरह से सल्फर की ज्यादा है, होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा डेल्टा EgH, पर है सल्फर की ज्यादा, ठीक है। इसी तरह का कंसेप्ट हमें फ्लोरीन एंड कार्बन में भी देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन फैमिली। इसका अगर ट्रेंड आप लोग को लिखने को बोलेंगे तो किस तरह से लिखोगे आप? सल्फर सबसे ज्यादा, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेल्यूरियम, उसके बाद पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया इसकी ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप में देख रहे हैं हम, स्कूल चले हम। देखो ये तो हो गया ऑक्सीजन फैमिली। इसके बाद फ्लोरीन फैमिली क्या कहता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेरिन। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में भी सेम कंसेप्ट है साइज का। हमने जहां ऑक्सीजन और एंड सल्फर पे देखा वो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। फ्लोरीन की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होगी। सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यूज हैलोजन ग्रुप दिखाता है, ग्रुप नंबर 17। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स एक तो पी ब्लॉक में स्टार्ट होते हैं, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक मेटल से। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देन मेरा अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेफ्ट में भी मेटल है, तो उनमें जो टेंडेंसी है वो लेस निगेटिव या पॉजिटिव की है। हमने देखा क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते नहीं है, पर जो नॉन मेटल्स है वो रखते हैं। और उसमें कौन से सबसे ज्यादा रखते हैं? हैलोजन रखते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक लेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लूज कौन करेगा? फ्लोरीन फैमिली वाले करेंगे। हैलोजन सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी शो करती है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती है, तो हैलोजन ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन की बात करूं, देखो तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो है -328। देन क्लोरीन की वैल्यू -3, इससे ज्यादा है, कितनी है? 149। अब देखो यहां से फिर से वो ट्रेंड हमारा फॉलो होगा, डिक्रीज करेगी। यहां से जैसे ऑक्सीजन फैमिली में डिक्रीज कर रही थी वैसे ही फ्लोरीन फैमिली में डिक्रीज करेगी। आगे आने वाली वैल्यू ब्रोमीन की है -325। देन है आयोडीन, आयोडीन की है -295 एंड एस्टेटियम की है -270। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेंड लिखने को बोलो तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्लोरीन की है। ये क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये सिर्फ साइज की वजह से। देखो तो ये जो मेरा क्लोरीन है वो सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद ब्रोमीन रहेगा, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटिन, देन फ्लोरीन। ठीक है, ये मेरी करेक्ट ऑर्डर होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। और अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 18 की, तो वो सारे के सारे स्टेबल नजर है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? खुद पे पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करने की वजह से उनको अब एनर्जी देनी पड़ती है, उनको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए फोर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुप में। अब हम बात करेंगे पीरियड्स में किस तरह से वेरिएशन आते हैं। ठीक है, 3 पीरियड का एग्जांपल दूंगा मैं, उसके बाद अगर आगे के पीरियड्स में आपको कोई डिफिकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। देखो जो फर्स्ट पीरियड है, जनरली हम पीरियड में क्या देखते हैं? इन पीरियड, जनरली इन पीरियड लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या करती है? ये तो हमने पढ़ा है, डिक्रीज करती है एटॉमिक रेडियस, साइज छोटा होता रहता है। क्यों छोटा होता रहता है? क्योंकि इसकी जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती रहती है, और यहाँ पे जेड इफेक्ट की वैल्यू जिस तरह से बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस उस तरह से घटेगा। तो इसी वजह से क्या होगा? मेरा डेल्टा EGH की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस एंड डेल्टा EG वैल्यू ये क्या है? एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखेंगे लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या करेगा? फिर जैसे जैसे मेरी एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगी उस तरह से मेरी डेल्टा, तो यहाँ पे मेरा डेल्टा EGH की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब मेरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं पीरियड में, मेरा सबसे पहला पीरियड जो है हाइड्रोजन एंड हीलियम की, तो मैंने कहा कि हीलियम अपना डिप्लेट कंप्लीट करता है। इसको, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, 1s2 होता है, इसका 1s1 होता है। इसकी वैल्यू हमने अभी देखी -73 के समथिंग थी, तो ये वैल्यू -73 है। और ये तो पॉजिटिव में लाई करेगी, क्योंकि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस में आता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। और इसका वैल्यू दिया है एनसीईआरटी ने +48। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पीरियड जहां पे मैंने बात की हाइड्रोजन एंड हीलियम की। अब अगर मैं बात करूं सेकेंड पीरियड की, जहां पे मेरा लिथियम आता है,
ठीक है, लिथियम खाली मैग्नीशियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, अब नियॉन तो पॉजिटिव है, नियॉन को हम छोड़ ही देते हैं। हमें इसमें ट्रेंड देखना है कि सेकंड जो मेरा पीरियड है उसमें क्या होता है। ठीक है, अब लिथियम की जो वैल्यू हमने उस टाइम में देखी थी, देखो वो क्या थी, लिथियम निगेटिव था, बेरिलियम पॉजिटिव था, बाकी के सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव थे। लेफ्ट टू राइट मेरी साइज डिक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट मेरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है, मेरी डेल्टा EgH की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब देखो बस यहाँ पे मुझे बेरिलियम जो है मेरा सबसे पहले लेना है। बेरिलियम क्यों सबसे पहले लेना है, क्योंकि फैक्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव आती है। अब देखो सेम कंसेप्ट हमने नाइट्रोजन में देखा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये फुल फील्ड है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद वाला स्टेबल नाइट्रोजन। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी साइज छोटी है वो यहाँ पे आएगा, देन आएगा बेरियम एंड नाइट्रोजन क्या करेंगे, फिर पॉजिटिव वैल्यू शो करेंगे, और इसकी इन दोनों की सबसे कम तो बेरिलियम होगा डेल्टा Eg की वैल्यू, उसके बाद नाइट्रोजन की होगी, बाकी के एलिमेंट्स फिर है वैसे लिखने पड़ेंगे। लिथियम है, उसके बाद बोरॉन है, फिर कार्बन है, देन ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर होगा, सेकंड पीरियड का आपका ऑर्डर होगा। क्या होगा, सबसे पहले होगा बेरिलियम, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव रखता है खुद पे, फिर नाइट्रोजन होगा, वो भी खुद पे पॉजिटिव रखता है। बेरिलियम क्यों पहले होगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है नाइट्रोजन से, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फुल फील्ड है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, और बेरिलियम से साइज छोटा है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए पॉजिटिव वैल्यूज वाले। फिर आएंगे हमारा जितने एलिमेंट्स मेरे रिमेनिंग है लेफ्ट टू राइट, वो सारे लिख देने। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकंड पीरियड। अगर मैं यही बात करूं थर्ड पीरियड की, अगर मैं यही बात करूं मेरे थर्ड पीरियड की, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे जो मैंने कहा था कि बेरियम की सारी फैमिली पॉजिटिव खुद पे रखती है, तो सबसे पहले तो आएगा मैग्नीशियम, बराबर है, बेरिलियम फैमिली का एलिमेंट है, मैग्नीशियम खुद पे पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, सबसे कम वैल्यू होगी मैग्नीशियम की। अब देखो, अब आपको आगे के एलिमेंट्स है वैसे ही लिखने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है, सोडियम है, देन एल्यूमिनियम है, देन सिलिकॉन है, देन फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड। इसका मतलब क्या है, मेरी लेफ्ट टू राइट तो मेरी डेल्टा Eg की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि मेरी लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रही है। बस मैग्नीशियम एक्सेप्शन है, क्योंकि ये खुद पे पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्यों रखता है पॉजिटिव वैल्यू खुद पे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ऐसे इजीली आसानी से नहीं लेता, उसको हमें एनर्जी देके फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। ठीक है, बेरिलियम के पूरी फैमिली को। तो यहाँ पे देखो ये मेरा ऑर्डर हो गया थर्ड पीरियड का। ठीक है, तो हमने ग्रुप्स एंड पीरियड्स में जनरली किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है हमने आज देखा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इस लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट लगे या आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।